नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आज हम जो है आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। तो हम जो है इसमें बेसिकली ज़्यादातर मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मगध साम्राज्य पर किस-किस ने यानी कि किस-किस राजा ने जो है शासन किया, कैसे हुआ और इसमें जो है हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में इसमें जो है हम पढ़ते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद जो है एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसका नाम होता है वैदिक सभ्यता या इसको जो है हम आर्यों की सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें आता है कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के बाद एक नई सभ्यता का उदय होता है, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं और वैदिक सभ्यता की समय सीमा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण आर्यों ने किया था। तो जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई तो उसके बाद जो है एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं या फिर उसे जो है हम आर्यों की सभ्यता कहा जाता है। और ये सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता थी और इसकी समय सीमा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। लेकिन वैदिक सभ्यता को भी जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको ये जो है अच्छे से याद रखना है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम जो है ये आपके लिए पॉइंट वाइज़ रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे आता है कि इस सभ्यता की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, यानी कि वैदिक सभ्यता जो है इसकी जानकारी जो है हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से। आप भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है 4 वेद हैं, तो वो भी जो है हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं और इस आपको ये भी याद रखना है कि हमने पहले आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक शहरीय सभ्यता थी, जबकि उसके बाद में जन्मी सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो जो है आज के जीवन से भी अच्छा जीवन जी रहे थे। आगे आता है वैदिक सभ्यता 2 भागों में बाँटी गई है, जिनमें पहला आता है ऋग्वैदिक काल, दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की जो समय सीमा होती है, वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की समय सीमा जो है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो इस सभ्यता की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से मिलती है। आप भी जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आगे आता है ऋग्वैदिक काल, तो ये क्या है? यानी कि इसकी समय सीमा जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था, ये जो है इसका वैदिक सभ्यता का यानी कि आर्य सभ्यता का जो है प्रारंभिक काल था और इसी में जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसीलिए हमें जो है ऋग्वेद से जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब आगे आता है कि उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की समय सीमा जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह काल ऋग्वैदिक काल के बाद का है, जिसमें अन्य वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों, आर्य आर्याणक और उपनिषदों की रचना हुई थी। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें जो है वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और आर्याणक की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और इसी में जो है आपके आगे आता है कि वेद जो है संख्या 4 है। कौन-कौन से वेद हैं? वो है ऋग्वेद, जो कि इसकी रचना कब हुई थी? आपकी हुई थी ऋग्वैदिक काल में। आगे आता है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आपको एक बात याद रखनी है क्योंकि आपसे जो है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन-सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और आपसे पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन-सा है? तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तो इन दोनों को जो है आपको याद रखना है क्योंकि नया और पुराना हमेशा पूछा जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संगीत का वेद कौन-सा है? तो वो जो है सामवेद जो है आपका संगीत का वेद है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे आता है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को हम अच्छे से समझते हैं तो ये है, यह सबसे पुराना वेद है और इसमें मंत्रों और स्तोत्रों का संग्रह है। यानी कि जो ऋग्वेद है, इसमें जो है मंत्रों और स्तोत्रों का जो है संग्रह पाया गया है और ये जो है सबसे पुराना वेद है। आगे आता है यजुर्वेद, तो यह वेद
यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो ये भी जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो जो है यजुर्वेद है। आगे आता है सामवेद। तो सामवेद क्या है? तो यह वेद संगीत और गायन से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि संगीत और गायन से संबंधित वेद कौन सा है, तो वो जो है आपका सामवेद है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर प्लीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आगे आता है अथर्ववेद। तो यह वेद जादू टोने, चिकित्सा और सामान्य ज्ञान से संबंधित था। यानी कि अथर्ववेद जो था, ये जो है जादू टोने से, चिकित्सा से और सामान्य ज्ञान से संबंधित था। आगे आता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है, जो कि हमने अभी आपको बताया था। तो ये जो है एक बेसिक जानकारी होती है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को जो शुरू करते हैं, तो उसके लिए जो है हमें उसकी पहले बेसिक जानकारी लेनी चाहिए, ताकि हमें उसको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब होता है हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय में हम 16 महाजनपदों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आपको इसमें जानना है कि महाजनपद 16 महाजनपद जो थे वो कौन-कौन से थे, उनकी राजधानियाँ क्या थी, उनमें से महत्वपूर्ण महाजनपद कौन-सा था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन-सा था, और किस महाजनपद पर जो है सबसे ज़्यादा राजाओं ने राज किया, और ये जो है जनपद कैसे बने, इनका विकास कैसे हुआ। तो इसमें सबसे पहले आता है जनपद, यानी कि महाजनपद से पहले आता है जनपद। जैसे कि हम कई गाँव को मिलाकर जो है एक शहर बनाते हैं, और फिर कई शहरों को मिलाकर मंडल बनाया जाता है, मंडलों को बनाकर जो है एक आपका राज्य बनाया जाता है, और कई सारे राज्यों को मिलाकर जो है एक देश बनाया जाता है। तो ये भी उस टाइम पर इसी प्रकार हुआ करता था। तो आगे आता है कि एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ लोग जन यानी कि लोग बसते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे, जो बाद में वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक इकाइयों के रूप में विकसित हुए। यानी कि जनपद एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता जहाँ पर लोग रहते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे, और वैदिक काल में आकर जो है ये जो है एक राजनीतिक और सामाजिक इकाइयों के रूप में विकसित हुआ था। अब जानते हैं कि हम जनपद का अर्थ क्या होता है। तो जन का अर्थ होता है लोग, और पद का अर्थ होता है पैर या स्थान, और इसलिए जनपद का शाब्दिक अर्थ है लोगों का स्थान या जनता का क्षेत्र। तो ये आपसे आपको याद रखना है, और वैसे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपको इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसी में आता है कि वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में जनपद भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक इकाइयों के रूप में उभरे थे। यानी कि वैदिक काल में जो है जनपद भारतीय उपमहाद्वीप में, यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत एक कैसा देश है, तो वो जो है एक उपमहाद्वीप है, जो कि आप जानते हैं कि जो चारों ओर से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, जो तीन ओर जल से घिरा होता है उसे आपको उपमहाद्वीप कहते हैं। अब आगे आता है कि जनपद भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वे उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का आधार थे। यानी कि जब वैदिक काल था उसमें जो है ये जनपद जो थे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये जो है उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के आधार हुआ करते थे। अब आता है महाजनपद। तो प्राचीन भारत में बड़े-बड़े राज्यों और प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। ये राजतंत्र या गणतंत्र के रूप में शासित होते थे। महाजनपद शब्द का अर्थ है महान जनपद या महान राज्य। यानी कि जो जनपद होता था, वो जो है प्राचीन भारत में बड़े-बड़े राज्यों या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद ही कहा जाता था। ये जो है स्वतंत्र भी होते थे और राजतंत्र भी होते थे, और ये जो है इन पर जो है राजा शासन किया करते थे, और महाजनपद का जो अर्थ होता है वो होता है महान जनपद या महान राज्य। और महाजनपदों का उदय जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो ये जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इस काल को प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि आपने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता के लोग थे उन्हें जो है लोहे का ज्ञान था। और दूसरी बात
इसमें जो है इसके काल में जो है प्रारंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ इस जो है महाजनपद काल को जोड़ा जाता है। और इसका जो उदय हुआ वो जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वैदिक काल समाप्त हो गया और उसी के बाद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो है महाजनपद काल भी शुरू हुआ था। अब आगे आता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो आरंभिक ग्रंथ थे उनमें जो है महाजनपद के जो है 16 राज्यों का नाम मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है। यानी कि जो महाजनपदों के नाम थे, 16 महाजनपद थे, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथों में इनका नाम जो है एक समान नहीं है। किंतु बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती ये नाम जो है इसमें समान मिलते थे और बाकी के नाम जो है इसमें पूरी तरह नहीं थे। और प्रत्येक जनपद की एक राजधानी हुआ करती थी। यानी कि ये जो सारे जनपद थे इनकी जो एक राजधानी भी हुआ करती थी। अब आता है उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो वो कौन कौन से थे? अंग, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन और चेदी, काशी, बज्जी, मल्ल, अस्मक, गांधार और कंबोज। तो ये जो है आपके 16 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? अंग था, मगध, कौशल, वत्स, अवंती और आपके पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, चेदी, काशी, बज्जी, मल्ल, अस्मक, गांधार और कंबोज। ये जो है आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। और इनमें सबसे बड़ा जो आपका महाजनपद हुआ करता था, सबसे बड़ा महाजनपद और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो वो जो है मगध था। अब हम देखते हैं कि 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। तो जो महाजनपद थे उनकी राजधानियां कौन कौन सी थी? तो एक तरफ हमने लिखे हैं आपके महाजनपद, दूसरी तरफ है उनकी राजधानियां। तो सबसे पहले आता है मगध। तो मगध की राजधानी हुआ करती थी आपकी राजगृह और फिर बाद में उसको जो है बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया गया था। अब आगे आता है अंग। अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। और अगला आपका आता है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी या फिर काशी ही हुआ करती थी। अगला आता है कौशल। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा और ये जो राजधानियां हैं आपको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करनी है क्योंकि ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि काशी की राजधानी क्या थी, अंग देश की राजधानी क्या थी या फिर कौशल की राजधानी क्या थी। तो ये जो है आपको ज़रूर याद रखनी है। अब जो अगला आता है हमारा वो है अवंती। तो अवंती की राजधानी जो है उज्जैन और महेशमती हुआ करती थी। अगला आता है वत्स। वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी थी। गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी। कंबोज की राजधानी जो है राजापुरा या फिर हाटक थी। और आगे आता है चेदी। चेदी की राजधानी थी सत्यमती। तो ये भी जो है आपको सारी की सारी अपनी कॉपी में नोट करनी है, यानी कि 16 महाजनपदों के नाम और 16 ही उनकी राजधानी जो है आपको ये याद करनी है। अब अगला जो महाजनपद आता है वो आता है बज्जी। और बज्जी की राजधानी थी वैशाली। अगला आता है मल। मल की राजधानी थी कुशीनारा और पावा। और कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य। और मत्स्य की राजधानी थी ब्राडनगर। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और अस्मक की राजधानी थी पोटली। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी राजधानियां और ये याद हुए होंगे। और अगर आपको याद नहीं हुए हैं अच्छे से, आप जो है इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना और आप जो है एक बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। अब आगे आता है कि ज्यादातर महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, किंतु गढ़ और संघ, तो ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, गढ़ और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के अनेक लोगों का समूह जो है शासन करता था। यानी कि जो गढ़ और संघ हुआ करता था इन पर जो है अनेक लोगों का जो समूह होता था वो जो है इन पर क्या करता था? शासन करता था। और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी कि गढ़ और संघ होता था उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। यानी कि
जो महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे वो जो है इन्हीं गणों से संबंधित हुआ करते थे। आगे आता है ब्राह्मणों ने लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में धर्म शास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की। तो ये जो है नमक नहीं बल्कि नामक है। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो है ब्राह्मणों ने भी जो है संस्कृत में जो है धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दिया था। अब जो हमारा अगला आता है वो है 16 महाजनपदों में प्रथम कौन सा था, तो वो था मगध। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार मगध की समृद्धि के कई कारण बताते हैं, जिनमें जैसे कि मगध क्षेत्र में कृषि की उपज विशेष रूप से अच्छी होती थी। आधुनिक झारखंड में लोहे की खदानें सरलता से उपलब्ध होती थी। यानी कि जो मगध साम्राज्य था वो जो है झारखंड तक फैला हुआ था और ये जो है आपका बिहार में पड़ता है। और इसीलिए उस समय जो है लोहे की खदानें जो है वहाँ पर सरलता से उपलब्ध हो जाती थी, जिसके कारण उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। और इसके साथ ही गंगा तथा उसकी सहायक नदियों से आवागमन सस्ता होता था। यानी कि पहले के टाइम पर जो है आप जानते हैं कि आज की तरह बोट नहीं हुआ करती थी। ये वाली पहले की जो है नाव और तरह की हुआ करती थी, जिनसे जो है नदियों के किनारे ही जो है आपका क्या हुआ था, नदियों से ही जो आपका आवागमन होता था। यानी कहीं आने जाने के लिए जो है नदियों का प्रयोग किया जाता, नावों का प्रयोग किया जाता था। उस समय जो है इतने आपके जैसे मोटरसाइकिल रहा और ये इस प्रकार के वाहन नहीं थे, आप भी जानते हैं। आगे आता है किंतु आरंभिक जैन एवं बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्वता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे तथा उनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। यानी कि जो आरंभिक जो जैन एवं बौद्ध लेखक हुआ करते थे उन्होंने जो है जो मगध साम्राज्य की जो महत्वता का कारण जो बताया है, वो उन्होंने कहा कि उनके जो है राजा हुआ करते थे ना, उनकी जो नीतियाँ थी वो अच्छी हुआ करती थी। जैसे जिन राजाओं में बिंबिसार रहे, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे जो राजा हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, यानी कि योग्य शासक थे और उनकी जो नीतियाँ जो वो बनाते थे, उनको जो है उनके मंत्री लागू कर दिया करते थे। और आगे आता है प्रारंभ में मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि आधुनिक पटना है। यानी कि जो आज के टाइम पर पटना है उसको जो है पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। यानी कि हमने आपको पहले बताया था कि मगध की राजधानी जो है पहले राजगृह हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको जो है बदल कर क्या रख दिया गया, पाटलिपुत्र रख दिया गया। आगे आता है मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जो बिहार के पटना और गया जिले में स्थित था, जिसकी राजधानी पहले गिरिब्रिज यानी कि राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको पहले बता दिया था कि जो आपका मगध साम्राज्य था यानी कि राज था वो जो है बिहार के पटना और गया जिले में स्थित था, जिसकी राजधानी पहले गिरिब्रिज हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसको बदलकर जो है क्या रख दिया गया, पाटलिपुत्र रख दिया गया। और अब आगे आता है मगध बुद्ध काल में एक शक्तिशाली राज्य था और इसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि जो मगध साम्राज्य था वो बौद्ध काल में जो है काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था और इसी ने जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो है विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे आता है मगध महाजनपद का विस्तृत विवरण क्या होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आता है आपका सी स्थान और सीमा। यानी कि मगध जो है पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था, जो उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। यानी कि ये जो है क्या है, मगध जनपद का जो है स्थान और सीमा जो है विस्तार था वो कैसा था, तो इसमें जो है मगध पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था, जो कि उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था और पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि उस टाइम का जो मगध साम्राज्य था वो कितना ज़्यादा डेवलप था, यानी कितना ज़्यादा फैला हुआ था। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है राजधानी। तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह यानी कि ग्रीवरेज थी और बाद में इसे जो है पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना में बना दिया गया था। यानी कि पहले जो है मगध की राजधानी जो है ग्रीवरेज हुआ करती थी और बाद में इसको जो है पाटलिपुत्र बना दिया गया था। क्योंकि हम आपको ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपसे जो है 10 नंबर में पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताइए, जिसका आंसर आपको लगभग 300 शब्दों में देना होता है। इसीलिए
हम जो है आपको ये अभी से डिटेल में बता रहे हैं। और जब हम आपके लिए इसके लिए जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे, उसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करने हैं। और आपका हिस्ट्रीज़ का जो सिलेबस है, जो लगभग जो है 2 महीने से 2 महीने में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर आपका जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और आपके इकोनॉमिक्स जो है इसी के साथ-साथ चलते रहेंगे, इसीलिए आपको जो है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। आगे आता है राजवंश। तो इसमें जो है कौन-सा राजवंश हुआ करते थे? तो मगध में कई राजवंशों ने शासन किया, जिनमें बृहद्रथ वंश और आपका हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश प्रमुख थे। यानी कि मगध साम्राज्य में जो है इन वंशों ने जो है इसमें शासन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रमुख थे। अब आता है शक्तिशाली राज्य। तो मगध जो था वो शक्तिशाली राज्य कैसे बना? तो मगध बुद्ध काल में एक शक्तिशाली राज्य था, जिसने अन्य महाजनपदों को पराजित किया और अपने में मिला लिया था। यानी कि मगध जो साम्राज्य था उसके राजा जो थे वो जो है काफ़ी ज़्यादा योग्य थे और उन्होंने जो है अन्य महाजनपदों को जो है पराजित करके जो है अपने आप में मिला लिया था। आगे आता है मगध जनपद के यानी कि महाजनपद के विकास के साथ-साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ था। यानी कि जैसे-जैसे मगध जनपद का जो है विकास हुआ, उसी टाइम पर जो है मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने उन 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और उन्होंने जो है 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और वो जो है अपने गुरु की सहायता से उन्होंने की थी और उनके गुरु का नाम था चाणक्य, जो कि आपको हम जो है डिटेल में पढ़ाएँगे और आपसे जो है इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आपसे पूछा जाता है कि चाणक्य कौन थे और उन्होंने किस किताब की रचना की और आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु कौन थे और मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हम आपको जो आगे की आपकी 2 वीडियो आएँगी उनमें जो आपको डिटेल से पढ़ाएँगे, तो इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। और जब आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे, उसमें भी जो है आपके लिए डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो है आपके 10 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और आपके 5 नंबर वाले, वो भी आपको बिल्कुल डिटेल में कराए जाएँगे। इसी में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया था। इसमें जो है धनानंद लिख गया है, लेकिन इसको आपको लिखना है घनानंद को हराया था। यानी कि घनानंद को हराया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने जो है जो यूनान का जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको भी जो है इन्होंने हराया था। अब आगे आता है मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ-कहाँ से प्राप्त होती है। तो मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्तरों से प्राप्त होती है, जिनमें अशोक की शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और मेगास्थनीज की इंडिका प्रमुख जो है इसके स्रोत हैं, जिससे हमें जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी होती है। और आप जानते हैं कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये जो है आप हिंदी में भी पढ़ते हैं, यानी कि जो आपकी हिंदी सब्जेक्ट है उसमें जो है आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो वो जो है विशाखदत्त की है। और मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। और आपके कौटिल्य की जो है आपकी पुस्तक जो है वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को जो है हम विष्णुगुप्त, चाणक्य और इनके नाम से भी जानते हैं, यानी कि 3 नामों से जाना जाता है। आगे आता है कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषतया मूर्तिकला, यूनानी राजदूत, मेगास्थनीज की मौर्यकालीन इतिहास की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त के मंत्री थे और गुरु भी थे। यानी कि इतिहासकारों ने जो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए जो विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इनमें जो है आपको पुरातात्विक भी प्रमाण हैं, जिनमें विशेषतया मूर्तिकला, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की जो इंडिका नामक पुस्तक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है और अशोक के शिलालेखों से भी जो है हमें पता चलता है। आप भी जानते हैं कि मौर्य वंश का जो है अशोक जो है तीसरा शासक था, जो कि एक महान शासक हुआ करता था। और
जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथों तथा साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य में भी मौर्य शासकों का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल की जानकारी के लिए अशोक के अभिलेखों या शिलालेखों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, जैन धर्म के ग्रंथ थे और पौराणिक ग्रंथ थे और संस्कृत साहित्य में जो ग्रंथ थे, उनमें भी जो है मौर्य काल के जो शासक थे, उनका उल्लेख मिलता है और मौर्य काल की हमें जो है जानकारी मिलती है। और अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था तीसरा, उसके अभिलेखों से भी जो है हमें इसकी जो है जानकारी मिलती है और उसके अभिलेख जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। तो अब जो है ये आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।